ठीक है। उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाता है, उसमें आपकी एक पर्टिकुलर रैंक दी गई होती है कि आपकी ओवरऑल रैंक कितनी है, आपकी स्टेट रैंक कितनी है, आपकी कैटेगरी रैंक, 3 रैंक होती है। ठीक है। तो इसमें अब पता कैसे चलता है, मान लीजिए अगर मैं बात करूं आ रही अजमेर में 2 ईयर बीएड में यूपी से 25 टोटल सीट्स हैं, तो उसमें ओबीसी की क्या है, ओबीसी की यहाँ पर 7 सीट। हेलो हाय नमस्कार आप सभी को दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में अगर आपको अपना 2 ईयर प्रोग्राम 2 ईयर बीएड जो अभी चल रहा है, जिस पर अभी बात चल रही है कि एनसीटी इसको 1 साल का करने वाला है, आखिर ये कब होगा, तो इसको लेके हालांकि अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो ये 2 ईयर का प्रोग्राम है, अगर आपको 2026 में आरआई से अपना 2 ईयर बीएड कंप्लीट करना है तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, ये जितनी बातें इंपॉर्टेंट है वो सारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। इसके फॉर्म्स 2026 के कब आएंगे, इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम में क्या क्या आता है। ठीक है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है, काउंसलिंग कैसे होती है, कंप्लीट बातें जो आपके लिए अभी जाननी जरूरी है, उन सब पर चर्चा करेंगे। फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक का सारा प्रोसेस 2026 में, यानी जो लोग इस साल ग्रेजुएट होने वाले हैं, अपेयरिंग है या ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, लास्ट ईयर जिन्होंने दिया था किसी रीजन से नहीं हो पाए, तो उन सब पर हम बात करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं आरआई होते क्या। आरआई की फुल फॉर्म है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो देश भर में टोटल 5 आरआई हैं, जिनकी लोकेशन है आरआई अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू और शिलोंग, जिनको रन करती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक नेशनल लेवल की बॉडी है जो एजुकेशन में रिसर्च और टीचर्स ट्रेनिंग देती है। ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग करवाती है। टीचर्स ट्रेनिंग भी इसका एक मेजर वर्क है। ठीक है। तो जो भी इनके 5 आरआईस हैं, ये एक तरीके से अदर यूनिवर्सिटीज के लिए एक आइडियल इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। वो बात अलग है कि कहीं बिल्कुल 100% आपको जरूरी नहीं है आप सेटिस्फाई हो ही जाओ, सब कुछ आपको बेस्ट मिल जाए, बट कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को बनाया इसीलिए गया था ताकि नेशनल लेवल पे बाकी की यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए एक आइडियल इंस्टीट्यूशंस रहे। ठीक है। तो ये 5 आरआईस देश में एक अच्छा खासा, मतलब इस डिग्री की एक वैल्यू है कहीं ना कहीं अगर आप देखें। ठीक है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे इसका इंपैक्ट पड़ता है। जिस प्रकार से ड्यू का, बीएचयू का, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जो है इनके टैग की एक वैल्यू होती है, उसी प्रकार इसकी भी एक अच्छी स्टैंडर्ड है, नेशनल लेवल का एक टैग मिलता है। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि डिग्री की वैल्यू है। कल को आप किसी भी जॉब में जाएंगे और खासकर जॉब्स पर्सपेक्टिव से देखें तो जब आप किसी भी इंटरव्यू में जब बैठेंगे और वहां पर दिखाएंगे तो उसकी वैल्यू होती है कि आपने आरआई से अपना बीएड, एमएड, इंटीग्रेटेड बीएड कोई भी प्रोग्राम परस्यू किया है। यहां पर हम खास तौर पर बात करेंगे 2 ईयर बीएड अगर आप 2026 में करना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पर हमें समझनी है कि आखिर इसके फॉर्म 2026 के कब आएंगे। देखिए जहां तक बात है इसके फॉर्म्स की, तो इसके फॉर्म थोड़े से लेट आते हैं। ठीक है। जितनी बातें मैं आपको सच बता दूंगा, जो जो बातें हैं। सबसे पहली बात है फॉर्म को लेके, तो इसके फॉर्म मान के चलिए आपको एक एक्सपेक्टेड अगर आइडिया दूं तो मार्च अप्रैल अप्रैल के आसपास आपको फॉर्म दिखेंगे। जी हाँ, अप्रैल के आसपास आपके फॉर्म्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद मई का 1 महीने का गैप छोड़ के जून में आप इसका एग्जाम आपका हो जाता है। जून में आपका जब एग्जाम होता है उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त में आप सभी का रिजल्ट दिखता है। ठीक है। जुलाई या फिर अगस्त तक रिजल्ट आके सितंबर अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग होती है। हाँ, थोड़ा सा सेशन डिले चलता है। ठीक है। बट ये आपको मैंने डेट्स का बता दिया कि भाई फॉर्म कब आते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर बीएड की, तो दोस्तों सबसे पहले हम सीट्स की बात कर लेते हैं। आखिर इसमें सीट्स कितनी होती हैं। तो जितने भी हमारे आरआईस हैं इन सभी में 2 ईयर बीएड की टोटल 110 सीट्स होती हैं, जिसमें 55 ह्यूमैनिटीज की होती हैं और 55 आपकी साइंस एंड मैथ्स ग्रुप की होती हैं। तो 110 सीट्स में आखिर डिवीजन कैसे होता है, तो 110 सीट्स में अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, 110 सीट्स में इन्होंने स्टेट कोटा कर रखा है, यानी कि जो 5 आरआईस हैं इनको बांट रखा है। नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट कवर होते हैं आरआई अजमेर में, सेंट्रल इंडिया भोपाल में, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो आपका शिलोंग में, साउथ के सारे स्टेट्स कवर करता है मैसूर। ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग आरआईस हैं और यहाँ पर इस तरीके से डिवीजन होता है, मतलब कि स्टेट के वाइज सीट्स डिवाइड है। इस सीट्स की, इस स्टेट की इतनी सीट, स्टेट वाइज कोटा है, फिर उसमें भी कैटेगरी वाइज कोटा है, यानी कि सीट्स ले दे के बहुत कम है। सिलेक्टेड मतलब सीट्स होती हैं, 100 मतलब 110 सीट्स है, मतलब अच्छा खासा कंपटीशन रहता है। हाँ,
तो हाँ, वो बात अलग है कि अभी यहाँ ड्यू बीएचयू जैसी मारकाट नहीं है कहीं ना कहीं। उसका एक रीजन है कि अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब से आईटेप आया तब से लोगों को इसकी मतलब जानकारी होने लगी, इन्फॉर्मेशन होने लगी, तो धीरे धीरे हर साल कंपटीशन इसमें भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीट्स का मैंने आपको क्लियरिटी दे दी कि सीट्स डिवीजन कैसे होता है। तो यानी कि बहुत ज्यादा फर्क इस चीज का पड़ता है कि आप किस स्टेट से आते हो। जैसे अगर आप दिल्ली से तो 1 से 2 सीट्स है, ठीक है, अजमेर में आपका पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक चीज तो आरआई का क्लियर हो गया कि आपका आरआई वही पड़ेगा जो आपके रीजन में आता है। दूसरा कि सीट्स कितनी है बीएड में, सीट्स का बता दिया। उसके बाद आता है कि आप प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म आएंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी की सीई की वेबसाइट है, एनसीईआरटी की सीई वेबसाइट पर जाके जब फॉर्म आएंगे तो आपको रजिस्टर करना है, फॉर्म अपना भरना है। 1500 का फॉर्म होता है, उसको भरने के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका मार्च में नहीं, आपका जून की तरफ होता है। आपका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, और इसको हर साल आरआई भुवनेश्वर कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम का नाम होता है आरआई सीई लेवल 2। ठीक है, आरआईसीई यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। यानी आरआई क्या करता है, सारे आरआई में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेता है एनसीईआरटी अपना अलग से। ठीक है, तो इसलिए वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। लेवल 1 होता है बीए बीएड पीएससी बीएड के लिए, लेवल 2 होता है 2 ईयर बीएड के लिए, लेवल 3 होता है एमएड प्रोग्राम के लिए। तो बीएड का लेवल मतलब सीई का लेवल 2 आप देते हैं। उसमें देखिए आता क्या, उसमें आपके मेजरली 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश आता है। ठीक है, 20 मार्क्स का इंग्लिश, फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और आपकी रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपका टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है 60 और 40 का रेशियो होता है। अब आप कहोगे 60-40 क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 60% है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर और आ जाता है बाकियों की तुलना में। बाकी की जगह आप देखोगे 100% मेरिट पे ही आपका एडमिशन होता है, बट यहाँ पे क्या 60-40 का रेशियो है। अब इसमें क्या होगा, यानी 60% आपके एंट्रेंस का लिया जाता है। यानी जो 160 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है, जो भी आप इसमें स्कोर करोगे 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, इसमें जो भी आप स्कोर करोगे उसका 60% लिया जाएगा। और आपकी यूजी या पीजी जिसमें भी आपने अपनी ग्रेजुएशन की है उसका 40% निकाला जाता है। फिर दोनों को जोड़कर आपकी एक रैंक बना, एक स्कोर कार्ड आपका जारी होता है। अब एग्जाम जैसे ही होता है, एग्जाम के जस्ट बाद, जस्ट नहीं मतलब मान के चलिए 1-1.5-2 महीने के बाद आपका डायरेक्ट रिजल्ट, ये लोग एक स्कोर कार्ड जारी करते हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड में आपका स्कोर बताया गया होता है कि आपके एंट्रेंस का 60% लिखा होगा, 40% लिखा होगा। 40% के लिए वो आपसे फिल करवाते हैं मार्क्स रिजल्ट मतलब एग्जाम के बाद। तो आप अपने मार्क्स फिल करते हो कि यूजी पीजी में कितने मार्क्स हैं, जो अपेयरिंग वाले लोग हैं। अगर नहीं हो पाता है उसके बाद वो कैलकुलेट करके 40 उसमें जोड़ देते हैं, 60% एंट्रेंस का ले लेते हैं, और स्कोर कार्ड में आपका आउट ऑफ 100 लिखा होता है कि आपका इतना स्कोर है, आपकी स्टेट रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, ये सारी चीजें लिखा देते हैं। उसके जस्ट बाद फिर आपका स्टार्ट होता है काउंसलिंग प्रोसेस। अब काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस में उस जिस पर्टिकुलर आरआई में आप आते हैं, ठीक है, फिर आपको पता चल जाता है कि आपका एक्चुअल में उस स्कोर के बेसिस पे कि मेरे कितने चांसेस हैं। ठीक है, उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाता है। उसमें आपकी एक पर्टिकुलर रैंक दी गई होती है कि आपकी ओवरऑल रैंक कितनी है, आपकी स्टेट रैंक कितनी है, आपकी कैटेगरी रैंक, 3 रैंक होती है। ठीक है, तो इसमें अब पता कैसे चलता है, मान लीजिए अगर मैं बात करूं आ रही अजमेर में 2 ईयर बीएड में यूपी से 25 टोटल सीट्स हैं, तो उसमें ओबीसी की क्या है, ओबीसी की यहाँ पर 7 सीट्स हैं। तो अगर मान लेते हैं, और जनरल की यहाँ पे 12 सीट्स हैं। अगर आपकी जो कैटेगरी रैंक, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरऑल रैंक से कोई मतलब नहीं है, आपका एडमिशन होगा आपकी कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए अगर कोई ओबीसी है, यूपी से है, 2 ईयर बीएड में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसका आरआई कौन सा होगा, अजमेर, क्योंकि वो नॉर्थ में आता है। फिर दूसरा रैंक उसकी मतलब कैटेगरी ओबीसी है, ओबीसी के अंदर 2 ईयर बीएड में दोनों ही में कितनी 25 सीट्स हैं। ठीक है, मतलब 110 में से 55 सीट्स जो है वो ह्यूमैनिटीज के लिए। अब कोई एक ऐसा बच्चा है, एग्जांपल देता हूँ, जो यूपी से है, ओबीसी कैटेगरी है और ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो क्या देखेगा कि यूपी के अंदर वो चेक करेगा कि उसकी रैंक कितनी। अब मान लेते हैं उसकी रैंक 8 है, तो यहाँ पर उसका एडमिशन क्या होगा, तो देखिए सीधी सी बात है, अगर उसकी रैंक अंडर 7 होगी तो उसका एडमिशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 110 सीट्स में से 25 सीट्स यूपी के लिए रिजर्व है। फिर उस 25 में से भी 7 सीट ओबीसी की है, तो 7 तक की रैंक जिसकी है कैटेगरी रैंक 7,
उसका श्योर सिलेक्टेड में एडमिशन हो जाता है, नाम आ जाता है, और 7 के बाद जितने भी रहेंगे वो सारे फिर वेटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फंडा रहता है सिलेक्शन प्रोसेस का। तो इसी तरीके से अलग अलग आरआईस में अलग अलग स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज सीट्स होती हैं, उतनी सीट्स तक जिसकी रैंक है, कैटेगरी रैंक, उसका कंफर्म एडमिशन हो जाता है। पीछे के जो बच्चे हैं उनका वेटिंग में आ जाता है। सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है उसमें सिलेक्टेड वाले बच्चों को बुलाया जाता है एक पर्टिकुलर डेट पे। उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के लोग लिस्ट भेज देते हैं, जितने मेजर डॉक्यूमेंट्स है, 10 12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ओबीसी डोमिसाइल, मेडिकल सर्टिफिकेट, काफी सारे मेजर माइनर सर्टिफिकेट्स हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवाए जाते हैं, ओरिजिनल वेरीफाई होते हैं। उसके बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही पाए जाते हैं तो ही आपका एडमिशन होगा। सिलेक्टेड का मतलब ये नहीं, वो प्रोविजनल लिस्ट होती है, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब क्या होता है, जब सिलेक्टेड लिस्ट में लगभग काफी सीट्स भर जाती हैं, 80% मान के चले सीट्स फुल हो जाती हैं, 20% 90% मान लो फुल हो ही जाती हैं, 10% सीट्स बच जाती हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कैटेगरी के कोई ना कोई बच्चे नहीं आते किसी ना किसी रीजन से, कोई ड्यू में किसी का एडमिशन हो जाता है, किसी के आसपास अपने स्टेट में अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, तो लोग इतना दूर नहीं आते, सोचते हैं कि घर से बाहर क्यों जाना, अपने स्टेट में है। तो फिर उस पर्टिकुलर जो सीट्स खाली रह जाती हैं उन पे ये लोग फिर वेटिंग लिस्ट निकालते हैं। फिर वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, अब मौका उनको दिया जाएगा जिनके मार्क्स ज्यादा है, जिनकी रैंक ज्यादा है ना। अब उससे पीछे पीछे मतलब कि जिनके मार्क्स ज्यादा है पहले उनको वेटिंग में दिया जाएगा। अब ये क्या करते हैं, वेटिंग का 3 गुना वाले लोगों को बुलाते हैं। जैसे मान लेते हैं यूपी में ओबीसी की 7 सीट्स हैं, तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 7 या 21, तो 21 बच्चे आए। अब ये वेटिंग में 21 ओबीसी के बच्चों को बुला लें। ठीक है, 7 रैंक तक मान लेते हैं, 3 सीट्स रह गई, तो 3 सीट के लिए 21 बच्चों को बुला रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 गुना, जितनी सीट्स है उसका 3 गुना ये लोग बुला लेते हैं। फिर ऊपर से जो बच्चा आया होता है ऊपर वाले को पहले प्रायोरिटी देंगे। शुरू के अगर 3 बच्चे हैं तो शुरू की तीनों सीट्स इनको दे देंगे, बाकी को टाटा बाय बाय, है ना। तो ये फंडा होता है किस तरीके से ये लोग अलॉट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर वेटिंग की कितनी लिस्ट आती है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कमेंट में, इस साल भी आपको पता है काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, तो कुछ लोगों का पूछना ये था कि अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर वेटिंग की लिस्ट कितनी आती है, 1 2 3। तो देखिए कोई ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आरआई टू आरआई। किसी में हो सकता है एक वेटिंग में सारी फिल हो जाए, किसी में 2, किसी में 3, तो वो तब तक वेटिंग निकालते हैं। मिनिमम मान के चलिए 1 से 2। ठीक है, 2 तक तो होती ही है, कहीं कहीं हो सकता है 1 में ही इनकी फुल हो जाए सीट्स, तो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर सीट्स इनकी फिल हो जाए अब तो फिर ये लोग क्लोज कर देते हैं, फिर कोई वेटिंग नहीं आती, फिर उतने बच्चों को कंफर्म करा के ये सेशन को स्टार्ट करना होता है ना। ठीक है, अब इसमें एक बात और है, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट खाली रह गई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं, उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में दूसरे स्टेट के बच्चे को भी एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखें कि आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपका हो ही जाता है, इधर नहीं। और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपकी कैटेगरी है तो आपको एक स्टेट का नहीं तो दूसरे तीसरे किसी ना किसी स्टेट की सीट मिल जाएगी, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके एग्जाम में जो आपकी ओवरऑल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए। ठीक है, एंड में फिर आपको ये कराने के बाद हॉस्टल मतलब उसी दिन आपको एकेडमिक फीस सबमिट करनी होती है, तब आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। उसके अगले दिन से वो लोग बोल देते हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर वगैरह सामान जो भी वो लेके आ जाए, और जब आप आएंगे तो आपको हॉस्टल की फीस सबमिट करनी होती है। ठीक है, 6 महीने का एडवांस आपको देना होता है, लगभग 20,000 रुपए कुछ होता है, वो रहने खाने के लिए जो भी है, वो अमाउंट जमा करने के बाद फिर आप फाइनली रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और आपकी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन काउंसलिंग होगी प्रॉपर उसके अगले दिन से ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लोग आते आते हफ्ता 10 दिन लगा देते हैं, और फिर आपका ये जो जर्नी है यहाँ की वो शुरू हो जाती है। अब एक बात यहाँ पर और आई कि जो एंट्रेंस है वो आखिर अब 40% वाले में तो क्या है, जो आपके मार्क्स है उसका 40 लिया जाएगा, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो 60% एंट्रेंस है उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसके लिए क्या है, अब अभी से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा 1-2 घंटे रोज के निकालते हो, ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी कहीं ना कहीं हो जाएगी। और मैं अभी से बता रहा हूं, आप किसी किताब के चक्कर में ना पड़े, किसी बैच के चक्कर में ना पड़े। कोई किताब कोई बैच कुछ नहीं कराता है। ठीक है, और हो सकता है किसी के लिए यूजफुल हो भी, बट आज के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, अपना पैसा वेस्ट मत करिए, कोई किताब कुछ नहीं, वही किताबें इधर उधर की छाप दी जाती हैं। सबसे बेस्ट है, इसकी एक अलग वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा।
अलग से एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं कि 2026 के लिए आरआई बीएड के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, बिना किसी बैच, बिना किसी किताबों के कैसे आप अपना शॉर्ट एंट्रेंस में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो एक अलग स्ट्रेटजी वीडियो, पढ़ाई से जुड़ी तैयारी, हाउ टू प्रिपेयर, वो एक अलग सेपरेट वीडियो लाएंगे। ठीक है, पेपर आपका ना बहुत हार्ड होता है ना बहुत ईजी होता है, एक मॉडरेट से थोड़ा अप रहता है लेवल। ठीक है, तो अच्छा पेपर आता है, तो उसकी तैयारी में आपको अभी से लग जाना है अगर आपको अपना एडमिशन इस साल आरआई में करवाना है। उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आगे इसी तरह की और वीडियो 2026 में 2 ईयर बीएड अगर आपको ड्यू से करना है, बीएचयू से करना है, जामिया से करना है, एससीईआरटी से करना है, आरआई से करना है, ठीक है, और भी अलग अलग अच्छी स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है, तो उसकी अपडेट, उसकी जानकारी क्या है, वो भी आने वाले वीडियोस में मिल जाएगी। और साथ में सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए भी आगे अपडेट्स आपको मिलेंगे, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, और भी आगे बातें हैं। और साथ के साथ टीचिंग से जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं, ठीक है, वो भी सारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई और आपका क्वेश्चन रह गया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।